मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फेज रूल चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर संगणित निकाय या कंडेंस सिस्टम किसको कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना है बेटा इसके अंदर कि ऐसे तंत्र जिसमें केवल ठोस और द्रव प्रावस्थाओं पर हम अध्ययन करते हैं, इसमें जो वाष्प प्रावस्था होती है उसको क्या कर देते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिसमें हम ठोस और सिर्फ द्रव प्रावस्था का अध्ययन करते हैं तथा वो जो वाष्प है वेपर प्रावस्था है उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं या उपेक्षित कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संगणित तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब संगणित तंत्र के लिए एक नियम दिया गया था, फेज रूल जो था। जनरली हमारा कौन सा था, F बराबर C माइनस P प्लस 2 था, लेकिन संगणित तंत्र के लिए हमारा नियम क्या होता है, C माइनस P प्लस 1 होता है। क्यों होता है ये मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसमें समझाता हूँ भी, ये आपका जो नियम है वो किस तरह से हमारा आया है। ठीक है बेटे, तो इसके अंदर देखिए हमारा जो फेज रूल था वो क्या था, फेज रूल था ये बेटा हमारा, ये था ना F बराबर C माइनस P प्लस 2। चूंकि दो कंपोनेंट सिस्टम होता है, जो संगणित निकाय होते हैं उसमें क्या है, ठोस और द्रव दो प्रावस्था है, तो उसमें भी एक ये जो है संगणित जो निकाय होगा इसमें कंपोनेंट भी क्या होते हैं, दो होते हैं। आपके कंपोनेंट कितने हैं, दो हैं, तो C का मान 2 है, लेकिन प्रावस्था कम से कम कितनी हो सकेगी, एक प्रावस्था तो जरूर होगी उसके अंदर। अतः हमारा जो F का मान क्या आ गया, कंपोनेंट हमारे 2, प्रावस्था 1 प्लस 2, तो F का मान कितना आया, 3 आ गया। अर्थात F का 3 का मान का ये मतलब हो गया कि हमें उस तंत्र को अगर परिभाषित करना है तो हमें कम से कम कितने चरों की आवश्यकता होगी, 3 चरों की आवश्यकता होगी। लेकिन हमको पता है चाहे ब्लैक बोर्ड हो या पेपर हो, पेपर पर क्या है, 2 ही चर को हम ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है, तो उसको हम क्या कितने चर ले सकते हैं, 2 ही ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटे, दाब को क्या कर देते हैं, किसी भी एक चर को, और साधारणतः हम क्या करते हैं, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब लेते हैं तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको दाब को स्थिर कर देते हैं, है ना। तो दाब को क्या मानते हैं, लगभग एक वायुमंडलीय दाब मानते हैं, जिसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तथा एक नया प्रावस्था रूल हम दे देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, संगणित प्रावस्था नियम कहते हैं। और ये नियम क्या हो जाता है, F इजिकल टू C माइनस P प्लस 2 की जगह पे यहाँ पे हम क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि संगणित प्रावस्था नियम जो है टू कंपोनेंट सिस्टम जो होता है उसके लिए लागू होता है। ठीक है बेटे, अब हम इसका अध्ययन करेंगे किसके लिए, आपका PBAG के लिए आरेख तंत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें लेड होगा और क्या होगा बेटा, AG होगा। ठीक है, लेड और AG का हम अध्ययन करेंगे। इसमें कितने घटक हैं, 2 घटक हैं, एक लेड है और एक क्या है आपका सिल्वर है। ठीक है बेटे, इसमें प्रावस्था P की न्यूनतम मैंने बताया 1 हो सकती है, अतः संतुलता की कोटि जो हम निकाल चुके हैं कितनी होगी, 3 होगी, परंतु इसमें क्या कर लेते हैं बेटे, दाब को हम स्थिर कर लेते हैं। ठीक है बेटे, तो दाब को हम क्या करते हैं बेटे, इसमें कांस्टेंट करते हैं। कांस्टेंट करने के बाद जो हमारा ग्राफ आता है वो इस तरह का आपका ग्राफ आता है। ठीक है बेटे, हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा, एक तरफ हम ताप ले लेते हैं और एक तरफ क्या ले लेते हैं, संगठन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर 100% क्या है, PB है और 0% क्या है, AG है। ठीक है बेटा, 100% क्या है हमारा, PB है और 0% क्या है, AG, और 327 डिग्री है ये इसका गलनांक है, किसका, PB का गलनांक है। अब यहाँ पर ये आपका इसका मान आ गया कितना, ये इसका गलनांक आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, धीरे धीरे अगर इसके अंदर इसमें हम क्या ऐड करते जाते हैं, AG सिल्वर ऐड करेंगे तो इसका गलनांक कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इस C बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, इस C बिंदु पर यह मान क्या हो जाता है बेटे, न्यूनतम हो जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर क्या है, 100% AG है, सिल्वर है, और इसका गलनांक कितना है, ये 961। ठीक है, 961 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या, लेड ऐड करेंगे तो इसका गलनांक क्या होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और C बिंदु पर इसका जो गलनांक है वो न्यूनतम हो जाता है, और ये मान कितना होता है, 303 होता है। ठीक है, ये याद रख लेना है, और यहाँ पे एक हमें लाइन लगा लेनी है। तो ये PB का गलनांक वक्र हो गया, ये AG का गलनांक वक्र हो गया, और ये जो प्रावस्था होती है वो कौन सी होती है, द्रव की प्रावस्था होती है, सारा इधर द्रव होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, इस ग्राफ में क्या है बेटा, एक तो ठोस है, क्योंकि ये सारा का सारा ठोस है, ठोस के साथ आपका क्या है, ये किसके साथ साम्य में है, द्रव के साथ साम्य में है। इसी तरह से यहाँ पे आपका कौन सा है, ये ठोस है, और ये किसके साथ साम्य के अंदर है, द्रव के साम्य में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ठोस और द्रव होगा, इधर भी क्या होगा, ठोस PB और द्रव होगा,
यहाँ पे ठोस एजी और द्रव हो जाएगा, और इसके नीचे हम डैश डैश कर देते हैं। ठीक है बेटे, और ये ध्यान रखना है कि ये जो कंपोजिशन है इस सी बिंदु पर जो एजी है ये फिक्स है, इसका जो संगठन होता है वो निश्चित होता है, और वो होता कितना है 2.6% एजी होता है। तो ये जो सी बिंदु है, सी बिंदु पर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये पीबी वाला भाग है तो पीबी होगा और इसके अंदर यूटेक्टिक मिक्सचर होगा। तो यूटेक्टिक मिक्सचर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि होता क्या है और इसको क्या होगा, और इस साइड में भी क्या होगा, ठोस एजी होगा और यूटेक्टिक क्या होगा बेटा, यूटेक्टिक मिक्सचर होगा या यूरेटिक्स मिक्सचर, जिसको अपने यूटेक्टिक होता है, यूरेटिक नहीं कहते, यूटेक्टिक मिक्सचर। ये करेक्शन कर लेना बेटा, इसमें गलत लिखा हुआ है यूटेक्टिक। ठीक है, यूटेक्टिक मिक्सचर होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसका अध्ययन करेंगे कि हमारे वक्र कौन कौन से हैं। ठीक है, उपरोक्त प्रावस्था में आरोख में वक्र, पहला ये वक्र हो गया, कौन सा, ए और सी। ये किसको बताता है, पीबी का गलनांक वक्र को बताता है। कौन सा बेटा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इसको देखिए अच्छे से। ए और ये सी किसको बारे में बताता है, ये गलनांक वक्र के बारे में बता रहा है। ठीक है, किसके बारे में बता रहा है, गलनांक वक्र के बारे में बताता है। तो हम इधर आ जाइए, तो यहाँ पे क्या है, 327 डिग्री है, पीबी का गलनांक बिंदु ए है, जिसमें अगर आप एजी मिलाते हो तो इसके गलनांक में कमी होती जाती है। तो ये सी बिंदु पर आ जाता है, सी बिंदु पर एजी कितना हो जाता है, 2.6% हो जाता है। वही चीज़ मैंने दोबारा आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये 327 डिग्री है, ये वक्र हो गया ए और सी वक्र। तो ये 327 डिग्री क्या है, पीबी का गलनांक वक्र है। इसमें आपने एजी मिलाया, ये कम होता जाएगा, कम होते होते यहाँ पे सी बिंदु पर न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एजी कितना मिलाया है, 2.6%, ये याद रखना है आपने। दूसरा वक्र होता है हमारा बी सी वक्र, ये वक्र बी और सी वक्र। तो ये आपका बी बिंदु क्या है, 961 है। 961 में क्या है बेटा, इसका गलनांक है। जैसे जैसे आप इसके अंदर क्या मिलाते जाते हैं, क्या मिलाते हैं बेटा, पीबी मिलाते हैं, तो इसका गलनांक क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता होते 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 सी बिंदु पर यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, ये न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, अर्थात ये जो है इस ताप पर ये 327 भी ज़्यादा है, 961 भी ज़्यादा है, लेकिन 303 जो मान है वो कम है, अर्थात ये क्या होगा, यहाँ पर आसानी से पिघल जाता है। तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं, सी बिंदु का जो मिश्रण है, ये बिंदु वाला जो मिश्रण है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक मिश्रण बोलते हैं, तथा इस सी बिंदु को क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि दो वक्र पढ़ लिए हमने, ए सी बी एंड सी। ए और सी क्या है, पीबी का गलनांक वक्र है, बी और सी क्या है, एजी का गलनांक वक्र है, और सी को क्या कहते हैं, यूटेक्टिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है बेटे, अब यूटेक्टिक सी को क्या कहेंगे, यूटेक्टिक में बिंदु कहेंगे। तो हम इसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि यूटेक्टिक बिंदु होता क्या है। ठीक है बेटे, तो इसमें बिंदु सी को आप क्या कहते हो, यूटेक्टिक बिंदु कहते हैं। अब इस पे होता क्या है, तीन चीजें, एक तो हमने पीबी लिया था, एक इसमें क्या लिया था बेटा, सिल्वर लिया था। तो तीनों चीजें होती है, एक तो क्या होता है, ठोस पीबी होगा, एक ठोस एजी होगा, और दोनों का द्रव का मिश्रण होगा। अर्थात कंपोनेंट तो दो ही है, लेकिन प्रावस्था तीन होगी, एक ठोस पीबी की होगी, एक ठोस एजी की होगी, और एक दोनों का मिश्रण हो गया। तो फेज कितनी होगी बेटा, यहाँ पर फेज होगी हमारी 3 होगी। जब इसमें रखेंगे तो एफ का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अर्थात जब 0 आएगा तो यह कौन सा है, आपका नॉन वेरिएंट है या एचर है। एचर किसको कहते हैं, यानी कि वह बिंदु जहां पर तंत्र को परिभाषित करने के लिए ताप, दाब या सांद्रता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उसको अचर बोलते हैं। ये क्या होता है, एक निश्चित ताप पर और एक निश्चित संगठन पर ही होता है। ठीक है, तो सी बिंदु को हम क्या कहते हैं, यूटेक्टिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इस पे क्या होगा, हमेशा इसका जो मिश्रण है, मिश्रण का जो संगठन है वो क्या होगा, हमेशा समान रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ में जो है कुछ क्षेत्रों का अध्ययन कर लेते हैं। क्षेत्र कौन सा है हमारा बेटा, इसमें ए सी और डी क्षेत्र, कौन सा, ए सी और डी क्षेत्र, ये क्षेत्र हो गया। तो इसके अंदर क्या है, आपका ठोस पीबी होगा और क्या होगा, इसका मिश्रण द्रव होगा, क्योंकि इसके साथ साम्य में है, तो इसमें आपका प्रावस्था क्या होगी, 2 हो जाएगी इसके अंदर। इसी तरह से क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, बी सी डी, एक ये क्षेत्र हो जाएगा। एक और क्षेत्र कौन सा हो सकता है, डी सी वाला ये क्षेत्र हो सकता है, इसके नीचे वाला डी सी डी डैश के नीचे वाला क्षेत्र हो गया इसमें बेटे।
ठीक है, तो ये 3-4 क्षेत्र हैं जिनका अध्ययन करेंगे। या एक और कौन सकता है, ए, सी और बी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, प्रावस्था एक ही है, द्रव है, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, फेज एक ही हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे भी कौन कौन से क्षेत्रफल है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पहले डीएसी क्षेत्र है, इसमें क्या है, ठोस पीबी था और द्रव के साथ समयावस्था के अंदर था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कंपोनेंट कितने हैं, 2 हैं, फेज भी कितनी है, 2 है। फिर कंपोनेंट 2 कैसे हो गए, एक तो ठोस पीबी हो गया और एक आपका उसका द्रव हो गया। द्रव भी कौन सा, आपने जब एजी मिलाया उसमें। ठीक है, तो यहाँ से F बराबर 1 हो गया। तो किसी भी तंत्र को डिफाइन करने के लिए उसमें एक चर की आवश्यकता होती है। दूसरा क्षेत्र हमारा कौन सा था, D'(CB) वाला क्षेत्र था, वो पीछे हम डायग्राम में हम देख चुके हैं। इसमें भी क्या है, एजी है और द्रव है, तो उसमें सेम आ जाएगा। तीसरा कौन सा क्षेत्र हो गया, ABC। यह सिर्फ क्या है, द्रव प्रावस्था को बताता है। इसमें कंपोनेंट तो 2 है, लेकिन फेज कितनी है, द्रव है, तो सारे द्रव मिले क्योंकि उसमें द्रव है तो फेज कितना हो गया आपका, 1 हो गया। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, C-P+1, तो F बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अर्थात जो AB जो हमारा क्षेत्र था उसको परिभाषित करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चरों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है बेटा कौन सा, ये वाला जो क्षेत्र है जिसको अपने क्या कहते हैं, DCD के नीचे का क्षेत्र। ठीक है बेटे, तो अब क्या होता है, इस क्षेत्र के अंदर क्या होती है, द्रव प्रावस्था बिल्कुल नहीं होती, सारे के सारे क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अब जो डीसी है, डीसी के नीचे क्या क्या होगा, डीसी के नीचे एक तो ठोस पीबी होगा और दूसरा कौन सा होगा, यूटेक्टिक मिश्रण होता है। ठीक है, इसी तरह से जो CD था हमारा, उसके नीचे क्या होगा, ठोस एजी होगा और यूटेक्टिक मिश्रण होगा। तो कंपोनेंट 2 है लेकिन प्रावस्था उसकी क्या है, आपका 1 है, फेज तो 1 है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब एक पॉइंट है, इसको आप क्या बोलते हैं, सर्वांगसम गलनांक बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी जिसको क्या कहते हैं, वह स्थिरताप जिस पर कोई यौगिक द्रव में परिवर्तित होता है और उसका संगठन जो है वो ठोस के समान हो। ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है, चेंज नहीं होता, ठोस के समान होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम गलनांक कहते हैं। जैसे MgZn तंत्र हो गया। ठीक है, ये आपने ध्यान में रख लेना है। दूसरा हो गया असर्वांगसम गलनांक हो गया, यानी कि वह ताप जिस पर कोई यौगिक द्रव में परिवर्तित होता है लेकिन उसका संगठन ठोस से क्या होगा, भिन्न होगा, जैसे NaCl वाटर सिस्टम हो गया। तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में बेटे, हम 2 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और ये हमारा हो गया कौन सा, लेड पीबी सिल्वर सिस्टम का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है।